ओके डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं सर्किल। और सर्किल के बारे में हम अर्लियर क्लासेस से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उन्हीं को मैं आज आपको रिकैप कराने की कोशिश करता हूँ। यानी जो चीज़ें आप भूल चुके हैं अब तक, उनको मैं आपको मेमोराइज कराने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्किल की डेफिनेशन से। तो सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली सर्किल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, circle is a locus of a point in a plane which moves in such a way that it has a constant distance from a fixed point, and the fixed point is known as center of the circle, and the fixed distance or constant distance is known as radius of the circle. Or in the other word, you can define the definition of a circle in such a way: it is a collection of all such points in a plane which are equidistant from a fixed point. Again, the fixed point is known as center of the circle, and the fixed distance or constant distance is known as radius of the circle. तो ये तो थी सर्किल की डेफिनेशन, जो आप अर्लियर क्लासेज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ सर्किल का रिलेशन एक लाइन के साथ कैसे हो सकता है, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कोई सर्किल है और ये हमारी कोई लाइन है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा ये एक सर्किल है और ये हमारी कोई लाइन है। थर्ड केस क्या बनता हुआ नजर आ रहा है कि ये हमारा कोई सर्किल है और ये हमारी कोई लाइन है। अब तीनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना जरा, तीनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना। ये कोई लाइन है एल, ये कोई सर्किल है, ये कोई लाइन है, ये कोई सर्किल है, और अगेन ये कोई लाइन है और ये कोई सर्किल। तो तीन कैटेगरी में इसको मैंने डिवाइड किया है, यानी लाइन और सर्किल का रिलेशन कैसे कैसे हो सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइन और सर्किल दोनों अलग अलग हो। तो ऐसे केस के अंदर हमें स्टडी करने के लिए कुछ खास यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि लाइन अलग है, सर्किल अलग है, तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। ओके, तो ये तो हमारा केस होगा ही नहीं और इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि ये लाइन सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, लाइक दिस। सपोज लाइन एल इस सर्किल को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है भाई। और तीसरा और आखिरी केस ये हो सकता है कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट तो करे लेकिन एक ही पॉइंट पे करे। अब बात करेंगे कि अगर कोई लाइन किसी सर्किल को इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन सीकेंट लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? सीकेंट लाइन कहलाती है। तो सीकेंट लाइन को डिफाइन करने का, इट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर कोई भी लाइन किसी सर्किल को दो अलग अलग पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है तो ऐसी लाइन सीकेंट लाइन कहलाती है। वेरी सिंपल, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। ओके, तीसरा और आखिरी केस हमारा ये बनता है कि अगर कोई लाइन किसी सर्किल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और एक पॉइंट पे तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये अपने आप में कंट्राडिक्शन है। लेकिन ए और बी पॉइंट हमारे इतने नेबरहुड में हैं जितने आप इमेजिन कर सकते हो। मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर सुपर इम्पोज तो नहीं हुआ, लेकिन ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इज सो नेग्लिजिबल एज यू कैन इमेजिन, ठीक है। तो उस केस में हमें ऐसा दिखाई देगा कि जो लाइन अभी तक हमारी सीकेंट लाइन बनी हुई थी वो जस्ट उसको टच करती हुई चली जाती है, यानी छूती हुई चली जाती है। अगर हिंदी में इसी लाइन को बोला जाए तो ये स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। यानी कि सर्किल को
स्पर्श करती हुई चली जाती है, जस्ट छूती हुई चली जाती है। तो ऐसे केस में यही सीकेंट लाइन बन जाती है आपकी टेंजेंट लाइन। तो यहां ये सीकेंट है और यहां यही लाइन कहलाती है टेंजेंट टू द सर्किल। क्लियर? तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। तो सीकेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन सीकेंट लाइन कहलाती है। दूसरा, कोई भी लाइन जो सर्किल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि जस्ट टच करती है, तो वो लाइन कहलाती है हमारी टेंजेंट लाइन। क्लियर? अब हम बात करेंगे कॉर्ड ऑफ ए सर्किल की। किसकी बात करेंगे? कॉर्ड की बात करेंगे। हम यहां पे बात करेंगे डायमीटर की। तो सबसे पहले कॉर्ड की बात करते हैं। तो सपोज ये हमारा कोई सर्किल है, ये हमारा कोई सर्किल है। सर्किल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, जैसा कि डेफिनेशन कहती है। तो सर्किल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर या सर्किल के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। जैसे मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए, सपोज मैंने ए किया, मैंने बी किया, और इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। तो किसी भी सर्किल के अंदर कितनी कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती है? इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, or we have to required to draw a chord only two distinct points. The line segment which is obtained by joining the two distinct point on the circle is known as chord of the circle. अब यही infinite number of chords draw की जा सकती है। अगर यही chord कुछ ऐसी हो कि जो सर्किल के सेंटर से चली जाए, यानी सेंटर से अगर ये पास हो जाए, तो उस केस में यही कॉर्ड डायमीटर कहलाती है। डायमीटर इज नथिंग बट इट इज ए लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, और इन द अदर वर्ड यू कैन से दैट डायमीटर इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, सर्किल के सेंटर से पास होती है। और ये बात हम डेफिनेशन से जानते हैं कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। डायमीटर को अगर मैं ए बी से रिप्रेजेंट करूं, या इसको एक नोटेशन अगर दे दूं जस्ट लाइक डी, तो डी कैन बी रिटन एज 2 times r। इट मीन्स द रिलेशन बिटवीन diameter and radius of the circle is that diameter is twice the radius of the circle, or in the other word you can say that radius of the circle is half of the diameter, right? अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ द सर्किल, हमने डिस्कस किया सीकेंट लाइन, हमने डिस्कस किया टेंजेंट टू द सर्किल, हमने डिस्कस किया कोड ऑफ ए सर्किल, हमने डिस्कस किया डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो एक बार इसको जरा रीकैप अगर मैं करूं, तो सर्किल को कैसे डिफाइन करेंगे? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज center of the circle, and the equidistance or constant distance is known as radius of the circle, right? Next is secant. What is a secant line? So secant line is nothing but it is a line which intersect a circle at two distinct points. So secant line is a line which intersect a circle at two distinct points. If
a line intersect a circle at a point, or in the other word you can say that if a line touches the circle at a point is known as tangent to the circle. Next is position of a point with respect to a circle. तो इस पे बात करते हैं. सपोज हमारे पास कोई सर्किल है, कोई भी पॉइंट की लोकेशन, किसी भी पॉइंट की लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल 3 प्लेसेस पे हो सकती है. पहला, इंटीरियर ऑफ द सर्किल, सेकंड ऑन द सर्किल, और थर्ड पोजीशन एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल. तो मैंने इन पॉइंटों को A1, A2 और A3 से डिनोट किया. और अगर सर्किल का सेंटर O है तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस को ही तो हम रेडियस बोलते हैं. ये बात तो सही है. तब O से लेके A1 तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी लेस देन द रेडियस. फर्स्ट केस OA1, if OA1 less than radius of the circle, then you can say that the position of A1 with respect to the given circle is interior of the circle. दूसरा, OA2, distance of A2 point from the center of the circle is equal to radius of the circle. Then we can say that A2 is lie on the circle, right? And third one is if OA3 is greater than the radius of the circle, then we can say that the position of the point A3 with respect to the circle is exterior of the circle. तो 3 पोजीशन हमारे पास है. जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. अगर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्किल से रेडियस से छोटी हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है या ग्रेटर देन हो सकती है. अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्किल से छोटी हो जाए, लेस देन हो जाए, तो उस पॉइंट की पोजीशन इंटीरियर ऑफ द सर्किल होगी. अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्किल से रेडियस के बराबर आ जाए तो वो पॉइंट ऑन द सर्किल कहलाएगा. थर्ड पोजीशन ये बनती है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ग्रेटर देन द रेडियस, देन द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट विल बी एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल. सपोज ये हमारा कोई सर्किल है विद सेंटर O एंड रेडियस R. तो इसका सेंटर O है और जहां सर्किल और सेंटर एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है. फर्स्ट रिजल्ट हमारा ये है कि अगर हम सर्किल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करें तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमेशा ही टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, राइट? तो रिजल्ट फर्स्ट, द लाइन सेगमेंट joining the point of contact and center of the circle is always perpendicular to the tangent. ये हमारा पहला है. अब इसको प्रूव कैसे करें? तो प्रूव करना तो बेहद ही आसान है, एकदम इजी है. कैसे करेंगे? टेक एनी पॉइंट अदर देन P ऑन द टेंजेंट लाइन. आप टेंजेंट लाइन के ऊपर P को छोड़ते हुए, P के अलावा अदर देन P एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए. सपोज मैंने वो पॉइंट यहां पे ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉइंट O जो अदर देन P है
वो रेडियस से तो बड़ा ही होगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q विच इज अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर OQ लाइन सेगमेंट सर्किल को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो O से लेके Q तक की डिस्टेंस को लिखा जा सकता है OA प्लस AQ, मीन्स OQ इज इक्वल टू OA, तो हमारी रेडियस हो जाएगी। क्योंकि ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि सेंटर ऑफ द सर्किल से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली डिस्टेंस हमेशा हमेशा रेडियस होती है। तो R प्लस AQ, इट मीन्स OQ is greater than OP because OP is also radius, right? तो दो पॉइंटों के बीच में, ये बात हमें अर्लियर क्लासेस से पता है, बचपन से पता है कि दो पॉइंटों के बीच सबसे छोटी डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात को। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब ये हुआ कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हमारा पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट क्या है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर इज ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो हमेशा पैरेलल होते हैं। ये हमारा सेकंड रिजल्ट है। अब इसको प्रूव कैसे करें? तो प्रूव करना तो इसको बेहद ही आसान है। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। पहले रिजल्ट के अंदर हमने ये प्रूव किया कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो उस रिजल्ट से ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, और अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना लीनियर पेयर से, हाँ है ना? इट इज आल्सो 90 डिग्री, और अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। आज से पहले हम एक रिजल्ट पढ़ चुके हैं, उसको जरा एक बार देखते हैं, उसका इस्तेमाल यहां पे करेंगे। इफ वी हैव टू पैरेलल लाइंस से L1 एंड L2 and there is a transversal line L1 और L2 लाइंस को A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों? अल्टरनेट एंगल है। और ऐसा कब हुआ? यानी कि मैं इसको अगर x कहूं, इसको अगर y कहूं, तो ये कंडीशन तब एप्लीकेबल होती है इफ L1 पैरेलल L2 then angle x is equal to angle y, और they are known as alternate angles, right? कन्वर्स क्या हो सकता है कि भाई ये एंगल बराबर हो, तो इन एंगल्स के बराबर होने के रिजल्ट के बेस पे हम ये बात कह सकते हैं कि जो L1 लाइन है वो L2 लाइन के पैरेलल है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें दो लाइनों को पैरेलल प्रूव करना हो तो इसी बेसिस के ऊपर हम ये बात कह सकते हैं कि अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है तो भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो क्या ये बात सही है कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y और इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट टेंजेंट T1 पैरेलल टेंजेंट T2। इसका जस्ट कन्वर्स
तो रिजल्ट नंबर 3 ये कहता है सर्किल एट मोस्ट टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर एट ए टाइम, राइट। तो रिजल्ट नंबर 2 क्या था हमारा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। रिजल्ट नंबर 2 ये था कि किस सर्किल के किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स के ऊपर खींचे गए टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होते हैं। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हम यहां पे नेक्स्ट रिजल्ट की बात करेंगे, और नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि किसी भी सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स, एक तो काउंटिंग में 2 ही होते हैं, ये बात आप जान लो। तो इसको बोलेंगे कैसे, या फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एक्सटीरियर टू द सर्किल एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। तो रिजल्ट नंबर 4 हमारा ये कहता है, रिजल्ट नंबर 4 हमारा ये कहता है कि किसी भी सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट से एक तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं और दोनों ही लेंथ में इक्वल होते हैं। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसमें एक छोटी सी हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जॉइन P2, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने सर्किल के सेंटर को ज्वाइन कर दिया, और दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ए एंड बी। तो ये रिजल्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो उस रिजल्ट से ये एंगल हमारा 90 हो जाएगा, सिमिलरली ये एंगल भी हमारा 90 हो जाएगा। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को और इस नीचे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया कि भाई दोनों को कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना है, ये भी तो अपने आप में एक सवाल है। ये आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया कि मेरे पास जैसे ही मैंने P से O को ज्वाइन किया तो ये क्वाड्रिलेटरल जो APBO था 2 ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और अपर ट्राइंगल का एक पार्ट P से लेके A तक लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, वहीं लोअर ट्राइंगल का एक पार्ट P से लेके B तक दूसरे टेंजेंट की लेंथ है। दोनों को मुझे बराबर प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो किन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स के अगर किन्हीं भी 2 पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना होता है या इक्वल प्रूव करना पड़ जाए तो हमारे पास एक ही अल्टरनेटिव है कि हम उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। आखिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से होगा क्या, जैसे ही हम 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तुरंत सीपीसीटी पिक्चर में आ जाएगी, तुरंत सीपीसीटी एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और उस सीपीसीटी के बिहाफ पे हम PA = PB बोल सकते हैं। तो चलते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखने वाला नहीं, सारा कुछ आप फिगर पे देखिए। RHS की प्रॉपर्टी में इसलिए अप्लाई करना चाहता हूं कि इस ट्राइंगल के अंदर मुझे एक राइट एंगल मिल रहा है, इसके अंदर भी मुझे एक राइट एंगल मिल रहा है। तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये होगी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं RHS से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करूं। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि इन ट्राइंगल्स AOP एंड ट्राइंगल BOP, तो जिस ट्राइंगल को मैंने पहले लिखा आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि हम उसके पार्ट्स पहले लिखेंगे और जिस ट्राइंगल को मैंने बाद में लिखा उसके पार्ट्स हम बाद में लिखेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं RHS का मतलब समझो जरा पहले क्या है।
RHS। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल को मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूं, तो सबसे पहली बात है राइट एंगल। तो राइट एंगल उठा लो ऊपर वाले ट्राइंगल से, वो तो एंगल ए है। दूसरे वाले से राइट एंगल उठाओ, वो तो एंगल बी है। और यहां रीजन में मैं लिखूंगा 90 डिग्री ईच। ठीक है भाई, चलो आर वाली बात तो बन गई हमारी। अब हाइपोटेनियस की बात करेंगे। आप हाइपोटेन्यूज प्रोनाउंस करते हो, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये तो कॉमन है ना दोनों में, तो इसको हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू OP। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाई कि ये कॉमन है। दिस द कॉमन आर्म बिटवीन बोथ ऑफ देम। तीसरी और आखिरी बात, कोई एक साइड तो O से लेके A तक और O से लेके B तक बराबर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल है, सेम सर्किल की रेडियाई है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। राइट, तो ये कौन था भाई, ये राइट एंगल था। ये कौन है, हाइपोटेनियस। और ये कौन है, कोई एक साइड, कोई भी साइड हो सकती है। तो बाई RHS रूल या कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो भी आप लिखना चाहो, ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOP। और जैसे ही आपने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, तुरंत CPCT एप्लीकेबल हो जाती है। तो बाई CPCT PA इज इक्वल टू PB। और यही हमें प्रूव करना था, ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।